हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। चैप्टर नंबर 10 चल रहा है बेटा अपना। और आज अपन इस चैप्टर के कुछ उदाहरण हैं उनको समझते हैं। बोर्ड परीक्षा में सामान्यतः जो एक आंकिक प्रश्न इस चैप्टर में से आने की संभावना रहती है उसको अपन तैयार करते हैं। यदि आप इन उदाहरणों को अच्छे तरीके से समझते हुए हल कर लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस चैप्टर के अंत में जो आंकिक प्रश्न दे रखे हैं, जो सवाल दे रखे हैं, उनको भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अपना सबसे पहले 12वां उदाहरण लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कह रहा है? प्रश्न आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि 0.5 हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली। तो यहाँ पे प्रेरकत्व को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? प्रेरकत्व को याद है क्या आपको? प्रेरकत्व को अपन एल से प्रदर्शित करते हैं। तो एल की वैल्यू आपको दे रखी है 0.5 हेनरी। बहुत आसानी से अपन ये वैल्यू लिखते जाएंगे। कुंडली को जब 100 वोल्ट के दिष्ट धारा स्रोत से जोड़ा जाता है, दिष्ट धारा स्रोत डीसी वोल्टेज आप लोगों को दे रखा है, तो यहां पे मैं इसको V से लिखता हूं और ये डीसी वोल्टेज है, अपने को ध्यान में रखना है। तो ये 100 वोल्ट का दे रखा है। इस वोल्टेज के जब स्रोत से जोड़ा जाएगा तो कुंडली में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। आई की जो वैल्यू दे रखी है वो 0.5 एम्पियर दे रखी है। अब इस प्रश्न को मैं आगे नहीं पढ़ता हूं, पहले मैं थोड़ा सा इस प्रश्न के ऊपर मनन करता हूं। मैं ये सोचता हूं कि किसी कुंडली में जब डीसी वोल्टेज जोड़ा जाएगा और उस डीसी वोल्टेज जोड़ने से कुंडली में धारा प्रवाहित होगी, तो यार डीसी करंट के लिए तो ओम का नियम लागू होता है। डीसी दिष्ट धारा के लिए तो अपन ओम का नियम लगाते हैं, V बराबर आई आर। तो यहाँ पे मेरे को V की वैल्यू दे रखी है और I की वैल्यू दे रखी है, तो मैं इतना समझ सकता हूं कि इस कुंडली का जो प्रतिरोध है वो अपन यहाँ पे ओम के नियम से कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। यानी निश्चित रूप से इस कुंडली में कोई ना कोई प्रतिरोध तो है। चलिए देखते हैं, आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि इसी कुंडली में 50 हर्ट्ज की और 100 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा जोड़ी जाए, उसकी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो दे रखी है 50 हर्ट्ज, और उसके बाद में उसका जो वोल्टेज दे रखा है V के नीचे, चलिए यहाँ AC लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं DC लिख देता हूँ, क्लियर हो जाएगा अपना। तो ये दे रखा है 100 वोल्ट। 100 वोल्ट का जब AC जोड़ा जाएगा तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की वैल्यू कितनी आएगी, करंट की वैल्यू कितनी आएगी? अब आप सोचेंगे कि सर करंट की वैल्यू तो दे रखी है, नीचे अपने को AC की वजह से करंट निकालना है। तो दोनों का फंडामेंटल बहुत अलग है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा ये, आप समझने का प्रयास करें। कुंडली है तो प्रेरकत्व जुड़ा हुआ होगा, और आप लोगों ने इससे ठीक पहले वाले वीडियो में एल आर सर्किट पढ़ा है। एल आर सर्किट का मतलब है कि परिपथ के अंदर कुंडली भी लगी हुई है, यानी प्रेरकत्व भी लगा हुआ है और प्रतिरोध भी लगा हुआ है। हालांकि इस प्रश्न में कहीं पर भी प्रतिरोध की चर्चा नहीं करी गई है, परंतु इस प्रश्न की मार्मिकता को, इसके भाव को समझते हुए, इसके जो पहले वाले 3 पार्ट हैं इनको देखते हुए अपन परिपथ में प्रतिरोध की जो वैल्यू है वो निकालेंगे। और फिर अपन ये समझेंगे कि परिपथ में प्रतिरोध तो है और प्रेरकत्व जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां पे प्रेरकीय प्रतिघात भी होगा। प्रेरकीय प्रतिघात XL भी आएगा। तो प्रतिरोध भी आ गया, XL भी आ गया, दोनों की वजह से परिपथ में प्रतिबाधा की वैल्यू निकालेंगे अपन। और जब प्रतिबाधा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास और यहाँ पे वोल्टेज, AC वोल्टेज आपको दे रखा है, तो फिर आप बहुत आसानी से I की वैल्यू है वो वोल्टता बटा प्रतिबाधा से निकाल पाएंगे। प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे V की, I की वैल्यू निकाल लेता हूँ। चलिए R की वैल्यू निकाल लेता हूँ। R बराबर मेरे पास हो जाता है V का DC मान और अपॉन I की वैल्यू। तो V का DC मान कितना है? ये है सर 100 वोल्ट, और I की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? 0.5। अगर अपन इनको सोल्व करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर कितना आ जाएगा बेटा? सर भाग लगाएंगे तो अपने पास 200 ओम आ जाएगा। तो 200 ओम का प्रतिरोध तो है। अब अपन बात करते हैं प्रेरकीय प्रतिघात की। इसका प्रेरकीय प्रतिघात निकाल लेते हैं। प्रेरकीय प्रतिघात डेफिनेटली अपन जानते हैं कि यदि कुंडली है तो निश्चित रूप से उसका प्रेरकीय प्रतिघात भी होगा। XL, इसकी वैल्यू होती है सर ओमेगा है, और ओमेगा होता है सर 2 पाई एफ इंटू एल। चलिए रखते हैं, 2 रखा, पाई की वैल्यू मैं 3.14 रख लेता हूँ, एफ की वैल्यू मुझे 50 हर्ट्ज दे रखी है और एल का मान 0.5 दे रखा है। तो इन सब को जब अपन सॉल्व करेंगे
तो आपके पास XL की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब थोड़ा सा सोल्व कर लें। तो इसको जब मैं सोल्व करता हूँ तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू है वो 157 आ जाती है। और प्रतिघात का जो मात्रक होता है वो आप जानते हैं कि ओम होता है। ठीक है, तो दोनों प्रतिघात अपन ने निकाल ली, एक प्रतिरोध निकाल लिया, एक प्रतिघात निकाल लिया। अब अपन बात करेंगे कि परिपथ के लिए जो प्रतिबाधा है उस प्रतिबाधा की वैल्यू कितनी है, Z की वैल्यू कितनी है। तो Z की वैल्यू का फॉर्मूला आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है। यदि आपने अभी तक उस टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो आपको ये टॉपिक, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा LR परिपथ का, उसको आप अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद में इस प्रश्न को समझें। तो इसका जो फॉर्मूला आया था सर अपने पास, वो आया था कि सर R² प्लस XL का स्क्वायर। बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही जा रहे हो। तो फटाफट अपन इनकी वैल्यू रख दें। तो मैं यहाँ पे रूट लगाता हूँ। सबसे पहले मैं R का स्क्वायर लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा कि 200 का स्क्वायर, और प्लस में XL की वैल्यू 157 लिखी है तो इसका स्क्वायर, और ऊपर रूट। अब आप अपनी थोड़ी सी कैलकुलेशन को शार्प कीजिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए। 200 का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 2 जीरो का जो स्क्वायर है वो 4 जीरो लग जाएगा आगे। 157 का भी स्क्वायर कर लेना है, दोनों को प्लस कर देना है, और प्लस करके इसका वर्गमूल निकालना है। ये सारी कैलकुलेशन तो आपको करनी चाहिए। वर्ग आपको आना चाहिए, जोड़ करना आपको आना चाहिए, और वर्गमूल करना आपको आना चाहिए। यदि किसी बच्चे को वर्गमूल करना नहीं आता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको वर्गमूल करना भी सिखा दूंगा। लेकिन यहाँ पे 12th लेवल पे मैं समझता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वर्गमूल निकालना जो है, रूट निकालना जो है वो आपको आता होगा। तो इसका जो रूट है उसकी वैल्यू मैंने अपने रफ पेपर में सॉल्व कर ली है। इसकी वैल्यू आती है 254.26 ओम। ठीक है, तो ये मेरे पास प्रतिबाधा की वैल्यू आ जाएगी। और जब प्रतिबाधा आ गई तो अब आप परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो धारा है उसकी वैल्यू आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा की वैल्यू आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? I इज इक्वल्स टू V अपॉन, यहाँ पे R का कार्य कौन करेगा? प्रतिबाधा करेगी। तो V का मान कितना था सर? 100 था। VAC यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, VAC 100 दे रखा ना लास्ट में, और यहाँ पे अपने पास है 254.26, ये ऊपर वाली वैल्यू। इससे अपन इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो भाग लगाना भी आपको आना चाहिए। चलिए, सब लोगों को उम्मीद करता हूँ कि डिवाइड करना तो आता होगा। तो 0.39 इसका जो रिजल्ट है वो आ जाता है। और यहाँ पे मैं आगे इसका आंसर लिख देता हूँ, मात्रक लगा देता हूँ एम्पियर। तो इस तरीके से अब आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगर आपने ये प्रश्न यहाँ पे वीडियो में पढ़ लिया है तो अब आप वीडियो की स्क्रीन को पॉज कर दें, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें, अपनी बुक में पढ़ें, और उसके बाद रफ कॉपी में खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें, और हर एक पॉइंट के ऊपर मनन करें। चलिए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल नंबर 13 अपन पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब है, वो 100 वोल्ट और 10 एम्पियर पर कार्य करता है। तो V कितना दे रखा है, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे 100 वोल्ट। बच्चे अक्सर सवाल पूछते हैं मेरे से कि सर हम न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करना सीखें। मेरे इन पूरे वीडियोस का, मेरे इन पढ़ाने का जो एकमात्र उद्देश्य है वो ये है कि बच्चों के मन में जो न्यूमेरिकल का डर है वो दूर हो जाए, और बहुत आसानी से बच्चे हैं वो न्यूमेरिकल करना सीख जाए। तो जो जो राशियाँ आपको दे रखी हैं उनको आप सीक्वेंस वाइज लिखते जाएं, और जब आप क्वेश्चन लिखते हैं दैट टाइम आपके दिमाग में उस प्रश्न से जुड़ा हुआ एक डायग्राम, एक सर्किट डायग्राम, एक योजना बननी चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर कार्य करता है। यदि उसे 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया, तो यहाँ पे ये जो वोल्ट दे रखा है, नीचे जो वोल्ट दे रखा है, ये प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत दे रखा है। और प्रत्यावर्ती वोल्टता की जो वैल्यू आपको दी हुई होती है, देखिए प्रत्यावर्ती वोल्टता के कई मान होते हैं। तातक्षणिक मान है, शिखर मान है, औसत मान है, और वर्ग माध्य मूल मान है। तो आप जानते हैं कि क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है एसी वोल्टेज की, वो हमेशा उसका आरएमएस वैल्यू होती है। तो आरएमएस वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 200 वोल्ट। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये एसी वोल्टेज के लिए है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? ये दे रखी है बेटा अपने को 50 हर्ट्ज। ओके, सवाल कह रहा है कि आवश्यक कुंडली यानी चोक का प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। इसके साथ में एक कुंडली जोड़ी गई है, उस कुंडली का जो प्रेरकत्व है वो अपने को कैलकुलेट करना है।
चोक कुंडली किसे कहते हैं? इस चैप्टर के एंड में अपन चोक कुंडली के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और आप लोगों ने अपने घरों में यदि थोड़े से पुराने, यदि 5-6 साल पुराने समय में अपन चले जाएं, तो जो अपने घरों में ट्यूबलाइट लगी होती है, उस ट्यूबलाइट का जो एक रोड होती है, कांच की जो छड़ होती है, उसके नीचे जो उसकी फ्रेम होती है, उस फ्रेम के ऊपर एक छोटा सा आयताकार चौकोर डिब्बा लगा होता है, जिसे अपन चोक कुंडली कहते हैं। तो यहाँ पे इस बल्ब को जलाने के लिए वो जो चौक कुंडली है उसकी आवश्यकता होती है। तो सवाल कह रहा है कि उस चौक कुंडली का जो प्रेरकत्व है, एल है, वो कितना होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को इस प्रश्न के अंदर कुंडली की बात कर रहा है, साथ में आपको एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज और डीसी करंट भी दे रखा है। तो निश्चित रूप से आपको उस चौक कुंडली का प्रतिरोध भी कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि वो जो बल्ब लगा हुआ है, उस बल्ब का प्रतिरोध कितना हो जाएगा। शुरुआत वाली जो बातें दे रखी है उनको पढ़ेंगे तो आपको बल्ब का जो प्रतिरोध है आर बराबर वी अपॉन आई की वैल्यू वो पता चल जाएगी। तो ये आपके पास v का मान 100 है, i का मान 10 है, डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा और ये ओम आ जाएगा। ठीक है, जब ये आपके पास वैल्यू आ गई और इधर सवाल आपसे ये कह रहा है कि 10 एम्पियर का करंट प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, अब अपने दिमाग में एक प्रश्न आता है, मेरे को सबसे पहले प्रश्न ये पूछना है कि L की वैल्यू अपन निकालेंगे कैसे, अपने को जाना कहाँ है। जब कभी भी आप न्यूमेरिकल पढ़ें तो आप ये समझें कि मुझे इस भौतिक राशि तक पहुंचना कैसे है, कौन कौन से फॉर्मूले मुझे लगाने हैं। तो L की जो वैल्यू है वो अपने पास या तो दी हुई होनी चाहिए, या फिर अपन L की वैल्यू है वो XL के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। XL यदि आपके पास है, क्योंकि XL की जो वैल्यू होती है वो ओमेगा L होती है, और ओमेगा की जगह अपन 2 पाई f लिख सकते हैं। तो वहां से अपन L की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि सर XL की वैल्यू तो आपको यहाँ पे दे ही नहीं रखी। जब XL की वैल्यू नहीं दे रखी और सवाल बल्ब के प्रतिरोध और कुंडली से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से आपको उस परिपथ की प्रतिबाधा है वो आपको पता होनी चाहिए। यदि प्रतिबाधा पता चल जाएगी तो z के बराबर में अपन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर लगाएंगे तो एक्स एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। मैं क्वेश्चन को उल्टा स्टार्ट कर रहा हूं। अब जब प्रतिबाधा की वैल्यू, z की वैल्यू आपके पास नहीं है, तो z की वैल्यू को निकाल कैसे सकते हैं। अभी आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है, ऊपर वाले फॉर्मूले में आपने I की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू और प्रतिबाधा की वैल्यू लगाई है, लेकिन इस प्रश्न के अंदर आपको वोल्टेज दे रखा है, एसी वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू दे रखी है, और करंट की वैल्यू भी आपको दे रखी है। तो इन दोनों का यदि आप उपयोग करें तो आप पहले प्रतिबाधा निकालेंगे, फिर प्रतिबाधा से आप प्रेरकीय प्रतिघात निकालेंगे, और फिर प्रेरकीय प्रतिघात यानी ओमेगा एल का फॉर्मूला लगा करके एल की वैल्यू निकालेंगे। एक छोटी सी योजना अपने दिमाग में आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि मेरे पास प्रतिबाधा मुझे चाहिए, तो प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी। सर प्रतिबाधा की यदि अपन बात करें तो प्रतिबाधा के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है Z इक्वल्स टू AC का वोल्टेज और AC का करंट, और करंट का भी कौन सा मान आपके पास होना चाहिए, RMS मान। तो AC का वोल्टेज कितना दे रखा है, 200 दे रखा है, और नीचे धारा का RMS मान। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा अच्छे से समझोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो I की वैल्यू है वो आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। ये भी प्रत्यावर्ती धारा का RMS वैल्यू है। जब मैंने दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 20 ओम। तो ये मेरे पास प्रतिबाधा की वैल्यू आ गई, ये मेरे पास प्रतिरोध की वैल्यू आ गई। कुंडली लगी हुई है तो डेफिनेटली प्रेरकीय प्रतिघात भी होगा। तो यहां से अपन प्रतिबाधा का जो आदर्श फॉर्मूला होता है, सामान्य जो फॉर्मूला होता है, उसको अपन अप्लाई करते हैं। तो z की वैल्यू होती है बेटा आपके पास आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर का रूट। और अब मैं क्या करता हूं कि यहां से रूट हटाऊंगा तो ये मेरे पास z का स्क्वायर हो जाएगा, उसमें से आर स्क्वायर को मैं दूसरी तरफ लेके आऊंगा तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास किसके बराबर में, एक्स एल के बराबर में, और एक्स एल के स्क्वायर के बराबर में। और यदि मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊं, एक्स एल का स्क्वायर हटाऊं, तो मेरे पास दूसरी तरफ क्या लग जाएगा बेटा, रूट लग जाएगा। ओके, चलिए, और एक्स एल को क्या लिख सकता हूं सर, 2 ओमेगा एल लिख सकते हैं, ओमेगा एल। और ओमेगा को क्या लिख सकता हूं सर, 2 पाई एफ इंटू एल लिख सकते हैं।
और इसके बराबर में आपके पास क्या चल रहा है, ये चल रहा है सर जेड स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। यहाँ से मुझे वैल्यू एल की चाहिए, तो पहले फॉर्मूले को सॉल्व कर लें, वैल्यू नहीं रखेंगे, पहले फॉर्मूले को सोल्व कर लेते हैं। तो जेड स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर और इसके बटा में क्या आ जाएगा, 2 पाई एफ आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप वैल्यू को रख लें। तो जेड का स्क्वायर कितना है, 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर होता है 400, माइनस आर का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, ये होता है 100। इसके ऊपर लगा देंगे अपन रूट, और बटा में आपके पास 2 है, पाई का मान 3.14 लिख लें, और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है। तो आप 400 में से 100 घटाएंगे तो अंडर रूट 300 हो जाएगा। तो L की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, मैं थोड़ा सा कॉपी को ऊपर स्किप कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। L की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, L की वैल्यू आ जाएगी सर, ऊपर तो लगा दीजिए रूट का 300, बढ़िया बेटा। नीचे वाले को सरल कर लीजिए, तो 50 को 2 से सरल करूंगा तो ये तो 100 हो जाएगा, और 100 को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो ये मेरे पास 314 हो जाएगा। तो पहले तो आप ऊपर 300 का वर्गमूल निकालेंगे, तो 300 का जो वर्गमूल है वो वैल्यू आप लिखेंगे, उसके बाद आप उसमें 314 का भाग लगाएंगे। ये कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहां तक अगर आप प्रश्न को छोड़ देते हैं तो आधा अंक है वो आपका उस प्रश्न का काट लिया जाता है, और यही कैलकुलेशन है वो मैथमेटिक्स के बच्चों को थोड़ा सा सहयोग प्रदान करती है। तो इसका जो मेरा रिजल्ट आता है वो 0.055 आ जाता है। एल निकाल रहा था प्रेरकत्व, और तो प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है बेटा क्या होता है, हेनरी हो जाता है। तो इस तरीके से अपन इस प्रश्न को बहुत आसानी से समझते हुए ध्यानपूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला उदाहरण नंबर अपन 14 पढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 14 है, ये सारे के सारे प्रश्न है वो डायरेक्ट फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड है। जो फॉर्मूला आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़े हैं उनको आप अच्छे से अपनी एक स्पेशल अलग नोटबुक में लिख लें, बार बार उनको रिवाइज करें। थोड़े दिनों में आप उनसे फैमिलियर हो जाएंगे, परिचित हो जाएंगे। उसके बाद वो फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, आपके अच्छे मित्र दोस्त बन जाएंगे। चलिए प्रश्न उदाहरण नंबर 14 पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि 1/पाई हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली एक कुंडली। तो स्वप्रेरकत्व का मतलब है कि बेटा मैं यहाँ पे L के बराबर में लिख लेता हूँ, और ये दे रखा 1/पाई, और आगे मात्रक लिख देता हूँ मैं हेनरी। स्वप्रेरकत्व वाली एक कुंडली है, उसको 300 ओम के प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो आगे मैं लिख लेता हूँ R इज इक्वल्स टू 300 ओम्स। ठीक है, इतने ओम के प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। थोड़ा थोड़ा चित्र बन रहा है, एक कुंडली है, उसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध है। धीरे धीरे मैं टॉपिक पे पहुंच रहा हूं। यदि इस संयोजन पर 200 हर्ट्ज आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब ऐप से लिख दें तो ये है 200 हर्ट्ज, ये भी अपने को लिख लेना चाहिए। यानी प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत की बात करेगा जब फ्रीक्वेंसी दे दी। स्रोत से 200 वोल्ट विभव आरोपित किया जाता है, तो V की वैल्यू दे दी आपको 200 वोल्ट। अब आप कहेंगे कि सर आप हमेशा तो टेबल को इस तरीके से लिखते हैं, आज आप सीक्वेंस में आगे आगे क्यों लिख रहे हैं। यहाँ पे जैसे मेरे पास जगह की उपलब्धता है उसी के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ, ऊपर आपने क्वेश्चन को डाल रखा है। ठीक है, तो धारा तथा वोल्टता के मध्य कलांतर ज्ञात कीजिए। धारा में और वोल्टता में प्रश्न आपको पता चल गया ना बेटा। एक प्रतिरोध है, एक कुंडली है, प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़े गए हैं, धारा प्रवाहित की जाएगी। आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्रतिरोध के लिए वोल्टता और धारा समान कला में होती है। कुंडली के लिए वोल्टता है वो धारा से π/2 आगे होती है। जब प्रतिरोध का प्रभाव रहेगा तो कलांतर है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में कुछ हो जाएगा, और कलांतर को बहुत अच्छे से आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर दूं, तो डायरेक्ट अप्लाई यदि मैं करूं तो मैंने यहाँ पे सीधा लिखा है कि सर कलांतर की जो वैल्यू है वो हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। क्या होती है बेटा, फाई इज इक्वल्स टू 10 के साथ लगेगा इनवर्स, और ऊपर लगेगा प्रतिबाधा, और नीचे लगेगा प्रतिरोध XL/R। बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं आप लोग। बराबर में लगा दीजिए, 10 के साथ तो इनवर्स रहेगा, XL की जगह आप ओमेगा L लिख सकते हैं, और उसके बाद में अपने को 2πf L तो लिखना ही पड़ेगा। तो मैं एक लाइन ना लिख करके डायरेक्ट यहाँ पे लगा देता हूँ, बटा में R आ गया।
इसके बाद में टेन इनवर्स चलने दीजिए। अब आप 2 पाई एफ की वैल्यू रख दीजिए। तो 2 पाई की वैल्यू तो मैं 2 पाई रखूँगा। देखिए मैंने पाई की जगह 3.14 नहीं लिखा, ऐसा क्यों सर? 2 पाई ही क्यों लिखा? क्योंकि मेरे दिमाग में एक बात चल रही है कि जब प्रश्न में एल का मान 1/पाई दे रखा है तो जरूर कहीं ना कहीं पाई के साथ इसको लड़वाएगा, कटवाएगा, मरवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 पाई ही डायरेक्ट लिख दिया है। इसके बाद में एफ की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी आपको 200 दे रखी है तो वो 200 लिख दी, और एल की वैल्यू आपके पास 1/पाई दे रखी है तो वो 1/पाई मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अच्छे से आप लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है बेटा, बट्टा में क्या चल रहा है? बटा में चल रहा है सर आर की वैल्यू। आर की वैल्यू कितनी है? 300 है। तो आप इस पाई से इस पाई को काट दीजिए, इस डबल ज़ीरो से ये ऊपर वाला डबल ज़ीरो काट दीजिए, तो आपके पास कलांतर फाई की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 10 का इन्वर्स, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और बटा में आ गया आपके पास 3, 4/3। तो अब 4/3 की वैल्यू आप यदि जानते हैं, यदि आपको याद है, तब तो आप फाई की वैल्यू रख दें। और यदि आपको पता नहीं है कि 10 में कितने डिग्री का मान है, वो 4/3 होता है, तो आप डायरेक्ट इस वैल्यू को इतना ही आंसर छोड़ दें। अब आप इसमें 4 में 3 का भाग लगाने का प्रयास ना करें, क्योंकि यदि आपको इसका आंसर पता है, और ये सब या तो साइंटिफिक कैलकुलेटर के द्वारा सॉल्व किए जाते हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्री टेबल के द्वारा सॉल्व किए जाते हैं, जो कि आप लोगों को पेपर में उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए आप यहीं पर इसको आंसर लगा करके छोड़ सकते हैं। तो बहुत आसानी से अपन इस प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अगला जो उदाहरण नंबर 15 है, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि एक कुंडली है, वो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से। तो सबसे पहले मैं V की वैल्यू लिखता हूँ, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये इसका RMS वैल्यू है, तो V RMS लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 220 वोल्ट, तो इसको मैं 220 वोल्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर कह रहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, तो एफ के बराबर में अपन 50 हर्ट्ज लिख लेते हैं। संकेतों के आगे वैल्यू लिखने से अपना बेनिफिट ये होता है कि अपने को फॉर्मूले में लिखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। इसके आगे कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 2 एम्पियर का करंट, तो आई की जो वैल्यू है वो भी किसी ना किसी मीटर से नापी गई है, एमीटर से नापी गई है, और वो हमेशा उसकी कौन सी वैल्यू को? आरएमएस वैल्यू को बताया था। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि प्रत्यावर्ती धारा का ये शिखर मान नहीं है, ये वर्ग माध्य मूल मान है, 2 एम्पियर है, और 200 वोल्ट शक्ति लेती है। पावर जो है, पी की जो वैल्यू है वो 200 वाट, सॉरी वोल्ट नहीं वाट, 200 वाट की शक्ति यहाँ पे लेती है। सवाल कह रहा है कि कुंडली का प्रतिरोध कितना है, यानी आर की वैल्यू आपको पता करनी है, और फिर कह रहा है कि कुंडली का प्रेरकत्व कितना है, यानी एल की वैल्यू अपने को पता करनी है। तो इस तरीके से अपने को ये प्रश्न समझना है। अब प्रतिरोध कैसे निकालेंगे और प्रेरकत्व कैसे निकालेंगे? प्रतिरोध की बात अपन करें तो आपको एक तो पावर दे रखा है, एक करंट दे रखा है, और एक वोल्टेज दे रखा है। तो P में, V में, I में कोई फॉर्मूला होता है, याद करना आप लोगों को। फिर वहां से आपको प्रतिरोध की वैल्यू निकालनी है। तो प्रतिरोध की वैल्यू निकालने के लिए पावर में और करंट में और प्रतिरोध में कोई रिलेशन होता है क्या? P बराबर कोई फॉर्मूला होता है क्या? बिल्कुल सर होता है। P बराबर फॉर्मूला होता है I²R। I²R, आई की वैल्यू कौन सी है? RMS वैल्यू है, I²R। तो इस फॉर्मूले को यदि मैं थोड़ा सा ढंग से लिखूं तो मुझे R निकालना है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा बेटा P/I का स्क्वायर, और I का कौन सा मान है? RMS वैल्यू है। P की वैल्यू कितनी दे रखी है? 200 वाट। I की वैल्यू कितनी दे रखी है? I की वैल्यू 2 दे रखी है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 200 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा, और 50 का मात्रक क्या लग जाएगा? ओम हो जाएगा। तो पहला पार्ट तो आपका यहाँ पे बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाता है। अब अपन बात करते हैं दूसरे पार्ट की। दूसरे पार्ट में आपसे पूछ रहा है प्रेरकत्व। तो कुंडली के प्रेरकत्व का फॉर्मूला डायरेक्ट आपको उसी तरीके से लिखना है। या तो आपको प्रतिघात एक्सएल यानी ओमेगा एल पता चल जाए। यदि एक्सएल पता नहीं चलता है तो इसके लिए अपने को इसकी प्रतिबाधा जो है
उसके ऊपर जाना होगा। यहाँ पे आपको आर दे रखा है, आर की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, तो निस्संदेह आपको इसकी प्रतिबाधा पे ही चलना चाहिए। अब प्रतिबाधा कैसे निकालेंगे? तो प्रतिबाधा की बात अपन बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर प्रतिबाधा जो होती है, Z की जो वैल्यू होती है, प्रतिबाधा एक प्रतिरोध का कार्य करती है, और ओम का नियम यदि अपन लगाएं तो वोल्टेज का आरएमएस मान और करंट का जो आरएमएस मान है उनमें एक संबंध हुए होता है। या तो आप V बराबर आई आर का फॉर्मूला जानते हैं ना, तो आर की जगह क्या आएगा कुंडली के लिए? प्रतिरोध नहीं आएगा, प्रतिबाधा आएगी। ठीक है, तो अब अपने को यहाँ पर वी आर एम एस और आई आर एम एस की वैल्यू दे रखी है। तो वी आर एम एस कितना है? 220 है। आई आर एम एस कितना है? 2 है। जब भाग लगाया तो ये वैल्यू आ गई 110 ओम की। कितनी आ जाएगी? 110 ओम की। ठीक है सर, जेड की वैल्यू तो मिल गई हमें। जब जेड की वैल्यू मिल गई तो अब एल की वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? तो अपन यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि z बराबर होता है आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, और इधर भी मैं स्क्वायर ही लगा देता हूँ यार, रूट लगाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। और अब यदि मैं एक्स एल का स्क्वायर लिखूँ तो इसको लिख सकते हैं कि सर जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और अच्छे से कर लो। अब आप इसका स्क्वायर हटा दो, एक्स एल की जगह आप 2 पाई f l लिख लो। एल की बात लगाओगे तो आपके पास इस तरफ लग जाएगा क्या? रूट जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और बटा में क्या आ जाएगा बेटा? 2 पाई f आ जाएगा। आपको हर एक बात को विस्तार से ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। एल की वैल्यू बताओ। एल की वैल्यू बताएं सर, बता देते हैं अभी। तो रूट में जेड का मान तो 110 है, तो 110 का स्क्वायर करो सर, फिर माइनस आर का। आर कितना बेटा? आर तो सर 50 आया था, तो 50 का स्क्वायर कर दो सर। बहुत बढ़िया, कर देंगे बेटा। 2 पाई f, चलिए 2 का मान लिखा, पाई को तो अब तो लिखना पड़ेगा 3.14, और f कितना दे रखा है? f कितना दे रखा है? 50 हर्ट्ज दे रखा है, तो यहाँ पे अपन 50 कर देंगे। अब आपको करना क्या है? आपको इनको सोल्व करना है। l की वैल्यू 110 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर माइनस करना है, रूट निकालना है। सोल्व करो, मैंने तो सोल्व कर लिया, 98 आ गया। बट्टा वाली वैल्यू को सोल्व करो, 50 को 2 से गुणा किया 100 हो गया, 3.14 से गुणा किया 314 हो गया। और अब जब मैं 98 में 314 का भाग लगाऊंगा तो मेरे पास एल की वैल्यू आ जाएगी। तो एल बराबर कितना हो जाएगा? भाग तो जाएगा नहीं, इसलिए पॉइंट पहले ही लग जाएगा, और आंसर हो जाएगा 0.312। मात्रक लिखना नहीं भूलना है, हेनरी लगा दें या फिर एच लिख दें। तो इसके साथ ही एक बेहद महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आगे चलें बेटा। ओके, अगला जो आपका उदाहरण नंबर 16 है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि टॉपिक्स के, देखिए मैं हमेशा एक बात आप लोगों से कहता हूँ कि न्यूमेरिकल आप जब सोल्व करना सीख जाए तब आप ये कंफर्म करना कि टॉपिक आपका कंप्लीट है। डेरिवेशन याद करना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, कोई भी बालक उसको रट करके समझ करके लिख सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल जहाँ पे सोल्व करना आ जाता है तब आप समझ लीजिए कि टॉपिक आपका कंप्लीट है। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, और वो क्वेश्चन आप लोगों को पूरा सॉल्व करके उसका जो आंसर है वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर लिखना है। चलिए बेटा, अगला उदाहरण नंबर 16 आपसे कह रहा है कि नगण्य प्रतिरोध की किसी कुंडली है, उसको 120 ओम के प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो आर की वैल्यू 120 ओम दे रखी है, और कुंडली का खुद का जो प्रतिरोध है वो नगण्य मान लेना है। ठीक है, कुंडली का जो प्रेरकत्व है एल है वो 0.4 हेनरी दे रखा है। ठीक है सर, और इसके ऊपर 200 बटा पाई हर्ज यानी आवृत्ति है। आवृत्ति लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आपने मात्रक देख करके पहचान कर लिया कि 200 बटा में पाई लिखा और आगे हर्ज लिखा हुआ, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी है। और 100 वोल्ट की प्रत्यावर्ती वोल्टता, और प्रत्यावर्ती वोल्टता को नाप लिया गया है, इसका मतलब ये वीआरएमएस वैल्यू है। कितनी है? 100 वोल्ट इसके साथ लगाया गया है। तो कुल प्रतिबाधा, प्रतिबाधा यानी Z कितना है? कला कोण, कला कोण का मतलब हो गया बेटा फाई की वैल्यू, कला कोण कह दे या कलांतर कह दे। और धारा ज्ञात कीजिए, धारा का मतलब है धारा का आरएमएस वैल्यू।
ये आपको कैलकुलेट करना है। या फिर यहाँ पे कह देता कि धारा का शिखर मान कितना है, सिर्फ धारा कहे, धारा का मान कहे, तो आपको ये समझना है कि ये आरएमएस वैल्यू ही निकालनी है, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे। हो गया सर? ठीक है बेटा। सबसे पहले क्या निकालें? प्रतिबाधा। चलिए सर। सर प्रतिबाधा तो हमने पढ़ी है, जेड का फॉर्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा बेटा? आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर और इनका रूट। बहुत बढ़िया। आर की वैल्यू दे रखी है क्या? हाँ सर 120 दे रखी है, तो यहाँ पे 120 का स्क्वायर कर देंगे। प्लस एक्सएल दे रखा है क्या? सर एक्सएल तो नहीं दे रखा। नहीं दे रखा तो एक्सएल की वैल्यू निकालो। एक्सएल की वैल्यू क्या होती है? चलिए साइड में निकालो बेटा, यहाँ निकाल लीजिए, आप रफ में निकाल लीजिए या फिर यहाँ निकाल लीजिए। तो एक्सएल की वैल्यू होती है 2πfl। तो 2πfl की वैल्यू निकालूं मैं, तो 2π को तो मैं 2π रख लेता हूँ। f की वैल्यू मुझे दे रखी है 200/π दे रखा है, तो इसके स्थान पर अपन 200/π लिख देते हैं, 200/π लिख देते हैं। और l की वैल्यू 0.4 दे रखा है, तो ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, बाकी बचे हुए को सोल्व कर लो। तो एक जीरो को तो ये पॉइंट ही खा जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और एक जीरो रह गया आगे, तो 160। और एक्सएल की मात्रक भी क्या होता है? ओम ही होता है। तो इसकी जगह अपन 160 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 160 का स्क्वायर और इसके आगे लगा दूंगा मैं रूट। तो अब डायरेक्ट मैं लिखूंगा z की वैल्यू, तो 120 का स्क्वायर और 160 का स्क्वायर, इन दोनों का ये तो हो जाएगा 14400 और 25600, फिर रूट कर लेंगे और रूट करेंगे तो इसका जो आंसर है वो मेरा कैलकुलेशन कहता है कि 200 ओम आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसका पहला पार्ट जो है z की वैल्यू जो है वो तो आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। अब अपन चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, जहाँ पे अपने को कलाकोण या फिर कलांतर निकालना है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कलाकोण या जो कलांतर होता है जिसे अपन tan phi से लिखते हैं, वो होता है सर XL/R। ठीक है बेटा? तो सर आप एक काम कीजिए, फाई को ले लीजिए और इस तरफ आप tan इनवर्स लगा दीजिए। XL की वैल्यू कितनी आई थी बेटा? 160 आई थी सर। आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू सर 120 दे रखी है। सॉल्व कर लीजिए, तो फाई की जो वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी tan इनवर्स, 0 से 0 गया और 4 से काट दीजिए, तो ये 4/3 हो जाएगा। तो ये आपके पास कलांतर आ जाता है। ठीक है? थोड़ा सा मैं कॉपी को ऊपर स्किप कर लेता हूँ और फिर अगला पार्ट अपन सॉल्व करते हैं। अब अपने को बात करनी है धारा की। तो करंट की जो वैल्यू है, धारा का जो आरएमएस वैल्यू है, वो अपन जानते हैं कि वोल्टेज अपॉन या तो प्रतिरोध होना चाहिए या प्रतिबाधा होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको प्रतिरोध भी दे रखा है, प्रतिघात भी दे रखा है, तो प्रतिबाधा काम आएगी, z काम आ जाएगा। तो ये आपके पास वी आर एम एस की वैल्यू कितनी दे रखी है? क्वेश्चन में देखें 100 दे रखी है सर। z की वैल्यू कितनी आ गई? 200 आ गई सर। ये कितना बन गया? 1/2 बन गया सर। थोड़ा सा सोल्व करूं तो 0.5 का एम्पियर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा? चलिए अब आगे चलते हैं। इन सभी उदाहरणों को हल करने के बाद आप लोग बहुत अच्छी तरीके से केवल जो प्रतिरोध है, केवल कुंडली है, केवल संधारित्र है या फिर जो एलआर सर्किट है, विशेष रूप से जो एलआर सर्किट है उसको अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब इन्हीं सभी उदाहरणों के आधार पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आप लोगों के स्क्रीन पे डालता हूं, उसको आप लोगों को सॉल्व करना है और उसका जो भी आंसर हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाएगा और मेरे को भी पता चल जाएगा कि कौन कौन बच्चे और कितना अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अपन बाकी जो सिलेबस आपका बचा हुआ है उसके वीडियो जैसे ही तैयार होकर के अपलोड होते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप बहुत अच्छी तैयारी करके परीक्षा में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। थैंक यू।